प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर, जो कि आपके चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है और साथ साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताते रहना है। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तरुणी, प्रमदा, ललाम या फिर ललना। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। स्त्री का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो इनमें से देखिए स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों आपके ललाम। तो देखिए ललाम किसका पर्यायवाची है? ललाम पर्यायवाची है दोस्तों आपके सुंदर का। सुंदर का पर्यायवाची है ललाम। और तरुणी की बात करें दोस्तों, तरुणी देखिए आपके स्त्री का पर्यायवाची है। अगर आपसे ये पूछ ले तरुणी, तो ये तरुणी दोस्तों आपके जो है नाव का पर्यायवाची है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। देखिए स्त्री का पर्यायवाची ललाम इनमें से नहीं है। तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? रित का अनरत, प्राचीन का अवार्चिन, लौकिक का सांसारिक या फिर स्थावर का जंगम। जल्दी से दोस्तों वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न का अच्छे से आंसर आपको बताना है। कौन सा विलोम युग्म इनमें से सही नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए विलोम युग्म का कौन सा युग्म आपके सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए लौकिक का सांसारिक, ये दोस्तों यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि लौकिक और सांसारिक एक दूसरे के दोस्तों समानार्थी हैं। लौकिक का दोस्तों जो विलोम शब्द होगा वो अलौकिक होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके इसका विलोम शब्द बनेगा। यही एकमात्र दोस्तों असुमेलित आपका युग्म है, बाकी सभी दोस्तों विलोम शब्द सही है। रित का अनृत होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्राचीन का अवार्चिन होता है और स्थावर का जंगम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, लौकिक का अलौकिक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछेगा, निशाकर और निशाचर शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। चंद्रमा का राक्षस, राक्षस और चंद्रमा, विचरण और निशि और रात और दिन। तो निशाकर और निशाचर ये जो शब्द है, इनका सही शब्द युग्म आपको बताना है, अर्थ कौन सा हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। देखिए एक शब्द दे रखा है, दोनों के अंदर वो दे रखा है आपके निशा। निशा का अर्थ होता है दोस्तों रात से, यानी कि दोस्तों निशा कर यानी करना, जो निशा करता है जो रात्रि करता है उसे चंद्रमा कहा जाता है। और निशा यानी चंद्र, रात्रि में विचरण करने वाले को राक्षस कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए निशाकर और निशाचर, इस शब्दों का दोस्तों जो सही युग्म हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रमा और राक्षस। निशाकर का होता है चंद्रमा और निशाचर का जो है राक्षस। दोस्तों यहाँ पर देखिए उल्टा दे रखा है, यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखना है। निशाकर का चंद्रमा होगा और निशाचर का राक्षस होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? सही संधि विच्छेद इसमें नहीं है। वयोवृद्ध का वय धन वृद्ध, अंततो गत्वा का अंततो धन गत्वा। तीसरा है पुनरुक्ति का पुनः धन उक्ति और चौथा निरीक्षण का निहित निरीक्षण। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है इनमें से, यही आपसे पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए कौन से शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन निरीक्षण का, देखिए नी धन निरीक्षण, ये आप यहाँ पे गलत दे रखा है, क्योंकि निरीक्षण का जो संधि विच्छेद बनेगा वो देखिए नी यहाँ तक सही है, और ये जो ई आएगा वो देखिए बड़ा आएगा, ठीक है ना, ये बड़ा आएगा। और नी की जगह दोस्तों इसमें ओब्लिक करके नीर भी लगा सकते हैं, दोनों सही है। और यहाँ पे देखिए जो ई आएगा वो बड़ा आएगा, यहाँ पे छोटा दे रखा है, तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछेगा, प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह कौन सा है? और चतुर्थ श्रेणी के लिए दोस्तों डेली क्लासेज आपके लिए लगाई जा रही है, डेली आपको अटेंड करनी है। अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनामों का सही समूह इसमें से कौन सा है? तो सभी को आंसर बताना। पहले में दे रखा वह, उसकी, हम, दूसरे में है किसी, तुम, क्या, और तीसरे में है जिसे, जैसा, हमारा, और चौथा ऑप्शन है कौन, किसे, कब। तो प्रश्नवाचक सर्वनामों का सही समूह कौन सा है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। इनमें से देखिए कौन हो गया, किसे हो गया और कब हो गया, ये आपके प्रश्नवाचक समूह है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, समश्रु शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? मूंछ, अश्रु, आंसू या फिर ससुर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो समश्रु आपके दे रखा है तद्भव, क्योंकि आपके चतुर्थ श्रेणी में देखिए तत्सम तद्भव उद्देश्य आपके विदेश जो है शब्द, ये आपके दे रखे हैं सिलेबस के अंदर, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो समश्रु शब्द का सही तद्भव रूप क्या होगा? समश्रु देखिए आपके तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो होगा दोस्तों मूंछ, यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बालक, बचपन, सुंदर या फिर बचपन। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? संज्ञा देखिए तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इनमें से आपको भाववाचक बताने कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखिए बालक की बात करूं, बालक देखिए कौन सी संधि है, तो जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर और बचपन ये दोनों आपके विशेषण की संज्ञा में आता है, जबकि आपके भाववाचक पूछा गया है तो बचपन देखिए आपके भाववाचक संज्ञा है, जो कि बच्चा शब्द से बना है।
और बच्चा क्या है? बच्चा आपके दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से आपके बचपन भाववाचक संज्ञा बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? समता, ममता, विषमता या फिर आर्थिकता? सभी को कमेंट में राइट आंसर बताना है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है, यही आपसे पूछा गया। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो इनमें से देखिए सर्वनाम से बनी जो भाववाचक संज्ञा वो देखिए ममता है, जो कि मम से बनी है। मम दोस्तों आपके सर्वनाम की संज्ञा में आता है, तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया मुझे वहां जाना है वाक्य में रेखांकित पदबंध का प्रकार है। जो ये आप पे रेखांकित शब्द दे रखा है दोस्तों, इसका प्रकार कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर समास? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। देखिए संज्ञा की बात करूं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम दोस्तों संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण, और समास को तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे, ये आपके संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त है, और जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आपके सर्वनाम कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? जवाब दोस्तों एक प्रकार की संज्ञा है जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इससे विशेषण शब्द कौन सा बनेगा? जवाबी, उत्तर, जवानी या फिर जुराब? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सभी को इसका आंसर बताना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है, क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तो जवाब शब्द से जो विशेषण बनेगा वो बनेगा दोस्तों जवाबी। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछेगा विपद जाल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या फिर गुण संधि? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सभी को इसका आंसर बताना कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। विपद जाल में कौन सी संधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है? तो विपद जाल की बात करूं, इसमें जो संधि होगी देखिए वो आपके व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। इसमें देखिए विपद धन जाल, विपद धन जाल, इस प्रकार से देखिए इसका संधि विच्छेद होगा, और ये जो द है वो आधे जय में प्रयोग जो है बदल जाएगा। तो यहाँ पर व्यंजन संधि है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? मर्दानगी, टोपी वाला, बपोती या फिर बहुतायात? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। भाववाचक प्रत्यय इनमें से कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो भाववाचक प्रत्यय की बात करूं, इनमें से कौन से शब्द में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? तो यहाँ पे टोपी वाला में देखिए आपके भाववाचक प्रत्यय नहीं है, बल्कि कर्तृवाचक इसमें प्रत्यय है। कर्तृवाचक दोस्तों इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? इत्रदान, रक्तदान, खानदान या फिर कलमदान? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। दान प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? सभी को इसका आंसर बताना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए दान प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं है? तो रक्तदान के अंदर देखिए आपके दान प्रयोग में नहीं आए। इसके पीछे भले ही दोस्तों आपके दान लगाए, ये दान दोस्तों देने के लिए अर्थ में, देने के अर्थ में दोस्तों ये प्रयोग में हुआ, न कि प्रत्यय के अर्थ में। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा ढक्कन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय, कन प्रत्यय, न प्रत्यय, फिर अप्रत्यय? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ढक्कन शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय प्रयोग में लिया गया है, यही आपसे पूछा गया है। तो ढक्कन शब्द के अंदर देखिए आपके अन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया जरा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? थोड़ा, यौवन, जला या फिर अल्प? सभी को कमेंट में आंसर बताना है इसका। जरा शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। देखिए दोस्तों एक होता है आपके जरा, एक होता है दोस्तों जरा, और एक होता है दोस्तों जरा। इस जरा के नीचे देखिए यहाँ पर बिंदी लगी होती है। तो दोनों का अर्थ क्या है? इस जरा का अर्थ तो देखिए आपके यौवन होता है, और इस जरा का अर्थ देखिए होता है बुढ़ापा। ऊपर वाले का होता है बुढ़ापा, और इसका अर्थ तो दोस्तों थोड़ा, ठीक है ना। ऊपर वाले का होता है बुढ़ापा और नीचे वाले का जरा, इसका होता है थोड़ा। तो यहाँ पे जरा का विलोम शब्द आपको बताना है, तो विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों यौवन, क्योंकि इस जरा का अर्थ दोस्तों आपके बुढ़ापा होता है, और बुढ़ापा का विलोम शब्द क्या होता है? यौवन होता है। अगर आपकी इसकी जगह दोस्तों ये वाला जरा होता, तो इस जरा का अर्थ दोस्तों थोड़ा, और इसका होता है दोस्तों ज्यादा, ठीक है ना, वे विलोम शब्द हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछेगा कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? एक बात कही है उसको वापस से बार बार कहना, कि उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। पूर्वग्रह, पिष्ट पेषण, तार्किक या फिर वाचाल? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कही हुई बात को दोस्तों बार बार वापस कहना, इस वाक्यांश के लिए आपको अर्थ बताना है। एकल शब्द से संबंधित प्रश्न है, तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? इसे दोस्तों आपके पिष्ट पेषण कहा जाता है। पिष्ट पेषण कहते नहीं कि दोस्तों कॉपी पेस्ट करते हैं, बार बार कहते हैं किसी बात को। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा किस क्रमांक का शब्द आपके तद्भव दे रखा है? बांझ, बधिर, वत्स या फिर बणिक? सभी को इसका आंसर बताना है। कौन से क्रमांक का शब्द आपके तद्भव दे रखा है, यही आपको बताना है। 3 शब्द तत्सम है और 1 शब्द आपके तद्भव है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बणिक, बणिक आपके तत्सम है, जिसका तद्भव बनेगा दोस्तों आपके क्या बनेगा? बढ़िया बनेगा। वत्स देखिए ये आपके तत्सम शब्द है, इसका आपके बच्चा बनेगा। बधिर ये अभी आपके तत्सम है, इसका दोस्तों जो बनेगा वो आपके बहेरा बनेगा। यहाँ पे देखिए एकमात्र जो आपके तद्भव शब्द दे रखा है वो आपके बांझ दे रखा है।
बांझ दोस्तों आपके दोस्तों तद्भव शब्द है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, सुखी, प्रसन्न, कटु या फिर सुंदर। सभी को इसका आंसर बताना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द इनमें से कौन सा है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सुखी, प्रसन्न, कटु, सुंदर में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुखी, क्योंकि सुखी जो बना है दोस्तों वो आपके सुख से बना है। और सुख कौन सी संज्ञा है, तो ये आपके भाववाचक संज्ञा में आती है, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, वह नहाकर आया, उसने आम खाया, मछली तैरती है या फिर वे डूब गए। कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है, यही आपसे पूछा गया। देखिए कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। यहाँ पे सकर्मक आपसे पूछा गया, तो देखिए वह नहाकर आया, मछली तैरती है, वे डूब गए, यहाँ पे देखिए तीनों में आपके अकर्मक क्रिया है। और उसने आम खाया, यहाँ पे देखिए आम खा रहा है, यानी कि सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, वाक्य में कौन सा वाच्य है, सकर्मक क्रिया है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर कर्तृवाच्य है। यहाँ पर वाच्य आपको बताना है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा। तो सभी को इसका आंसर बताना कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पे देखिए आपके कर्मवाच्य प्रयोग है, कर्मवाच्य प्रयोग में लिया गया है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, सधन भावना, सधन दभावना, सदधन भावना या फिर सतधन भावना। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि डेली दोस्तों इसी तरह की क्लासेज आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। तो सद्भावना का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सतधन भावना, सतधन भावना, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला पूछेगा किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है, पावक, प्रत्यक्ष, नरेश या फिर जगन्नाथ। सभी को इसका आंसर बताना है, व्यंजन संधि का प्रयोग कौन से शब्द में किया गया है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो एग्जाम में सीधा ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए व्यंजन संधि का प्रयोग आपके जगन्नाथ में किया गया, और इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो देखिए जगत धननाथ बनेगा, जगत धननाथ बनेगा। और ये भी दोस्तों आधे न में प्रयोग हो जाएगा, हमने विपत जाल का देखा था, तो इसी प्रकार से ये भी आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछेगा नाव शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, वाहिनी, तटिनी, तरुणी या फिर तरणी। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, नाव शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए नाव शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो आपके तरणी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला पूछेगा दूसरों पर आश्रित रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, कृतज्ञ, परावलंबी, निराश्रित या फिर कृतकार्य। सभी को इसका आंसर बताना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरों पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया, एकल शब्द आपको बताना है। तो दूसरों पर आश्रित रहने वाले को दोस्तों परावलंबी कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के हिंदी व्याकरण के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, शतरंज, पक्षी, बहु या फिर रोटी। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। और 25 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तत्सम शब्द आपको बताना है, तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तत्सम शब्द पूछा गया है, तो तत्सम शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पक्षी आपके दोस्तों तत्सम शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे देखिए रोटी जो है, रोटी आपके देश से शब्द के अंदर है, रोटी आपके देश से शब्द के अंदर है। शतरंज दोस्तों आपके फारसी भाषा का शब्द है, दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आएगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।